सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नेहरू जी के मित्र। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के मित्रों के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8, नेहरू जी के मित्र। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के लिए संघर्षरत थे। तभी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें देहरादून की जेल में बंद कर दिया था। उस जेल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक और विषैले जीव रहते थे, जिन्हें लेखक ने अपना मित्र बना लिया था। आइए पढ़ें। तो ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें अंग्रेज सरकार देहरादून की जेल में डाल देती है। वहां पर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े विषैले जीव थे और उन्हें बाद में लेखक अपना मित्र बना लेते हैं। किस प्रकार से, पाठ को पढ़कर जानते हैं। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा और यह अनुभव करने लगा कि जैसे यह है मेरा ही घर हो। तो वो बता रहे हैं कि उस देहरादून की जेल में रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूरे 14.5 महीने, और फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये उनका ही घर है। उसके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई धन्नियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया, क्योंकि अब लेखक जेल के हर भाग से परिचित हो गए थे, क्योंकि काफी दिनों तक वो उस जेल में ही रह रहे थे। वहां की सफेद दीवारें थी, छत को वो अच्छे से पहचानते थे। कीड़ों के द्वारा जो धन्नियां, यानी कि हम कह सकते हैं कड़ियां, जो लकड़ी के ऊपर लगी होती है, वो जो खा ली थी, उसकी एक एक रेखा जो उसमें पड़ी हुई थी, सबसे एक एक भाग से लेखक अच्छे से परिचित हो गए थे, वो बता रहे हैं। जेल में निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। तो निजी जेल में क्योंकि ज्यादा कुछ अपने कार्य तो करने ही नहीं पड़ते, अपना कुछ ज्यादा काम तो होता ही नहीं है, इसीलिए लेखक कह रहे हैं, यानी कि पंडित जी कह रहे हैं कि हम प्रकृति के बहुत पास आ गए थे। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता से देखते थे। जैसे जैसे इस ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, वैसे ही मैं अपनी कोठरी और उसके बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा। तो कह रहे हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े उनके सामने से गुजरते थे, छोटे छोटे जानवर जो उस जेल में उनके साथ ही रहते थे या उनके आसपास ही घूमा करते थे, तो वो उनको बहुत उत्सुकता से देखने लगे, जैसे उनके बारे में बहुत बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और धीरे धीरे और उत्सुकता बढ़ने लग गई जब वो क्या करने लगे, जो उनके आंगन में भी जो कीड़े मकोड़े घूमते थे, जानवर घूमते थे, उनमें वो दिलचस्पी लेने लगे, मतलब उनको देखने में उनको आनंद आने लगा। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से भरा हुआ है। अब लेखक को लगने लगा था कि उन्होंने जो शिकायत की थी वार्डन से, जो जेल का इंचार्ज होता है, वो गलत थी कि उनकी जो जेल है वो सूनी सूनी है, उनका आंगन उन्हें सूना सूना लगता है, अकेलापन लगता है, उजड़ा हुआ सा लगता है। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि ये तो गलत कहा मैंने, ये तो जीवों से भरा हुआ है, यहाँ तो अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए हुए रह रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर कीड़े मकोड़े थे, कैसे थे, कोई रेंग के चलता था, कोई फिसल कर चलता था, कोई उड़ता था। कीड़े मकोड़े तो उड़ा भी करते हैं बच्चों। तो वो उनके रोजाना के जीवन में बिना हस्तक्षेप डाले, बिना उन्हें कोई परेशानी दी, आराम से उनके साथ रहते थे। तब कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जो अन्य कीड़े मकोड़े उनकी मतलब उसकी जेल में जो रहते थे, जिनके बारे में बता रहे पंडित जी कि उनके साथ वो उन्हें परेशान नहीं करते थे, इसलिए नेहरू जी ने भी कभी उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, उन्हें परेशान नहीं किया, केवल खटमलों, मच्छरों और मक्खियों को छोड़कर, क्योंकि उनसे तो उनकी रोजाना ही लड़ाई रहती थी। मेरी कोठरी में सैकड़ों बर भरी पड़ी थी। सैकड़ों यानी कि 100 से ज्यादा संख्या में बर, यानी कि हम कह सकते हैं ततैये थे उनकी कोठरी में। जब कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि किसी बर ने मुझे डंक मार दिया है, तो उनमें और मुझ में थोड़ी लड़ाई हो जाती थी। बस कि कई बार वो जो बर यानी कि जो ततैया जब काट लेती थी, डंक मार देती थी, तब थोड़ा बहुत उन्हें बुरा लगता था और इस कारण उनसे लड़ाइयां हो जाती थी। एक बार क्रोध में आकर मैंने सभी बरों को समाप्त कर देना चाहा, किंतु उन्होंने अपने इस अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझसे काफी युद्ध किया, जिसमें कदाचित उनके अंडे
रखे थे। तो एक बार लेखक को काट लेती है एक ततैया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो सोच लेते हैं कि इनके पूरे ही जो इनके जो रहने का स्थान है उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन इस चक्कर में उनका और उन ततैयों का काफ़ी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, क्योंकि उनको भी तो गुस्सा आता है, जब हम किसी के घर को बर्बाद करेंगे उसे भी तो गुस्सा आएगा। तो उनमें युद्ध हुआ काफ़ी। और उस ऐसे मतलब जहाँ पर, क्योंकि भई बरहे हैं, ततई हैं, तो उन्होंने अपने अंडे दे रखे होंगे उस घर में। अंत में मैंने हार मान ली और यह तय किया कि यदि वे मुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए तो मैं उन्हें शांति के साथ रहने दूंगा। काफी देर तक लेखक भी उन्हें मारने की कोशिश करते रहे, उन्हें वहां से भगाते रहे, लेकिन वो भागे नहीं। अंत में लेखक ने सोचा कि अगर ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, मैं भी इन्हें समाप्त नहीं करूंगा। समझौता कर लिया एक तरीके से लेखक ने उनके साथ। उसके बाद 1 वर्ष से अधिक मैं उस कोठरी में उन बरों से घिरा हुआ रहता रहा, किंतु उन्होंने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया। हम एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। कह रहे हैं कि वो जो युद्ध हुआ था ना लेखक का और उन ततैयों के बीच, उसके बाद वो 1 साल तक उस कोठरी में रहे, लेकिन उन्होंने कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि एक दूसरे का आदर करेंगे। चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के अंधेरे में बिना किसी प्रकार के शोर किए हुए चला करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि वैसे तो वो चमगादड़ों को पसंद नहीं करते, लेकिन वहां पर चमगादड़ भी आ जाते थे शाम के समय, और उनको उनका स्वागत करना पड़ता था, क्योंकि वो तो भाई जेल है, कोठरी है, उसमें से वो भगा तो सकते नहीं। और अंधेरे में आते थे, शाम के समय बिना किसी शोर किए हुए चलते रहते थे। मुझे उनसे बड़ा भय लगता था। वे चेहरे से 1 इंच ऊपर उड़कर निकल जाते थे और मुझे भय लगता था कि कहीं काट ना ले। बड़े बड़े चमगादड़ हवा में ऊपर ही उड़ा करते थे। तो कह रहे हैं कि चेहरे मतलब बहुत डर लगता था लेखक को उनसे, क्योंकि बिल्कुल चेहरे से 1 इंच ऊपर ही वो उड़ते रहते थे, और जो ज्यादा बड़े होते थे ऊपर हवा में उड़ते रहते थे। ऐसा लगता था कि कहीं काट ना ले। मैं चींटियों, सफेद चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी देखा करता था। छिपकलियां जो इन कीड़ों की तलाश में शाम को निकलकर बाहर आ जाती थी, अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से भिड़ती थी और इस प्रकार अपनी पूंछ हिलाया करती थी, जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था। वे प्राय बरों के पीछे न पड़ती थी, किंतु 1-2 बार मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से इन बरों को सामने आकर पकड़ते देखा है। तो वहां पर चींटियां भी थी, बहुत सारी सफेद चींटियां, लाल चींटियां और दूसरे कीड़े मकोड़े। उनको भी लेकर कह रहे हैं कि वो देखते थे। जैसे छिपकलियां जो शाम के समय आती थी कीड़ों की तलाश में, कीड़ों को पकड़ने के लिए, और लड़ाई करती थी कीड़ों को के लिए एक दूसरे से, और अपनी पूंछ ऐसे हिलाती थी। लेकर कह रहे हैं कि उसको देखने में भी उन्हें अच्छा लगता था, मजा आता था। लेकिन कब ज्यादातर वो बरों के पीछे नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभी लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है बरों को भी पकड़ते हुए। जहां पर वृक्ष थे वहां मैंने गिलहरियों के झुंडों को भी स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते देखा। वे बड़ी साहसी थी और हमारे पास आ जाती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि जहां पर पेड़ लगे हुए थे उनकी जेल के आसपास, तो वहां पर उन्होंने पेड़ों पर गिलहरियों के झुंड देखे। बहुत सारी गिलहरियां अपने झुंड में चलती थी, बहुत आराम से स्वतंत्रता के साथ वो घूमती रहती थी। बड़ी हिम्मत थी उनमें कि वो हमारे पास तक आ जाते थे। लखनऊ जेल में जब मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता रहता, एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव उन्हें तब भी हुआ था कि मतलब गिलहरियां डरती नहीं है। जब वो लखनऊ के जेल में थे और बिल्कुल शांत होकर पढ़ते रहते थे किताबें, तो एक गिलहरी चुपचाप उनकी गोद में आकर बैठ जाती और उनके मुंह को देखने लगती। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती और अनुभव करती कि मैं वृक्ष नहीं हूं। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। क्षण भर में ही वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी, कि वो मुझे ध्यान से देखती थी मेरी गोद में बैठकर, जैसे कि अनुभव कर रही हो कि मैं वृक्ष हूं या नहीं हूं, पेड़ हूं या नहीं हूं। पता नहीं क्या ही समझती थी वो मुझसे, और फिर बाद में डरकर भाग जाती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे जब पेड़ों से नीचे गिरते थे, तब उनकी माएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती थी और उन्हें गेंद से अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। तो लेखक ने बहुत करीब से जाना है इन जानवरों के बारे में। कई बार गिलहरी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं पेड़ों से गिर जाते हैं, तो उनकी माँ भी उनके पीछे ही दौड़ कर आ जाती थी, और जैसे गेंद को कोई उठा लेता है ना, गेंद की तरह उनको उठाती और सुरक्षित स्थान पर ले जाती। सुरक्षित यहाँ पर जहाँ पर ये गिरे ना, ऐसे स्थान पर उनको ले जाकर रख देती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार के
गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि भाई बच्चे गिर गए और कोई उन्हें ले गया, तो खो जाते थे उनके बच्चे। तो उनके साथ ही उनके एक साथी था जिसने ऐसे ही 3 बच्चों को पाला हुआ था। वे इतने छोटे थे कि उनको पालना एक कठिन समस्या बन गई। अंत में हमने इस समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। हमने उन्हें पैन में शाही भरने वाले फिलर से दूध पिलाकर पाला। तो लेखक कह रहा है कि वो छोटे-छोटे थे बहुत, गिलहरी के बच्चे, जब उनको पालना शुरू किया तो बहुत समस्या थी कि उनको कैसे खाना-पीना खिलाया जाए। तो हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, जिस पैन में शाही भरी जाती है उसमें हम दूध भरते थे और उनको पिलाते थे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कभी-कभी जेल के अफसर उन्हें मार-मार कर खा भी जाते थे। वो कह रहे हैं कि अल्मोड़ा की अगर जेल को छोड़ दे तो जितनी भी जेलों में जवाहरलाल नेहरू रहे, सब में ज्यादातर कबूतर ही थे। और शाम के समय तो वो ऐसे लगते थे जैसे कि आकाश को पूरा ढक दिया है। कई बार जेल के अफसर उन्हें मारकर खा भी लिया करते थे। कहीं-कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। तो यहाँ पर एक मैना का जोड़ा भी रहता था घोंसला बनाकर। मैं उन्हें खिलाया-पिलाया करता था। वे इतना पालतू हो गए थे कि यदि सुबह-शाम उन्हें चारा मिलने में जरा देर हो जाती, तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। तो मैना के जोड़े को रोजाना लेकर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते थे। तो अगर उनके खाने में थोड़ी सी देर हो जाए तो चिल्लाने लगते थे, उनके पास आकर बैठ जाते थे और भोजन मांगते थे। उनकी क्रियाएं और धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। तो लेखक कह रहे हैं कि उनकी क्रियाओं में बड़ा आनंद आता था और जब वो अपना धैर्य खोकर भोजन के लिए चिल्लाते थे तो अच्छा लगता था। लेखक क्या कह रहे हैं, नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। उनका प्रेम संभाषण और प्रेमालाप देखने वाला होता था। तो नैनी जेल में बहुत सारे तोतों से लेखक की मुलाकात हुई थी। उनके बैरक पर ही रहते थे बहुत प्यार के साथ। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। वे गाती, चिड़चिड़ाती और मधुर ध्वनि करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। और देहरादून की जेल में क्या थी, बहुत सारी चिड़िया थी और जो लगातार कुछ ना कुछ गाती रहती थी, चहकती रहती थी, बहुत मधुर ध्वनि निकालती थी। लेकिन सबसे जो प्यारी आवाज थी वो थी कोयल की। बरेली जेल में बंदरों का एक प्रदेश बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थी। और बरेली जेल में थे बहुत सारे बंदर, ऐसा लगता था कि पूरा प्रदेश ही बंदरों का है। और एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक घटना वो कह रहे हैं कि बहुत प्रभावित करने वाली थी वो बंदरों की। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर चढ़ ना सका। एक बंदर उनकी बैरक में आ जाता है, यानी कि उनका जो जेल का भाग था उसमें आ जाता है और फिर वापस नहीं जा पाता दीवार को कूदकर। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी बांध दी। ऊंची दीवारों के शिखर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह सब कुछ देखा और उनका क्रोध बढ़ने लगा। तो कैदी और वार्डन क्या करते हैं, उस छोटे से बच्चे के गले में रस्सी बांध देते हैं। और जो दूसरी तरफ से ऊंचे बैठे हुए उसके माँ बाप ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें गुस्सा आ रहा था। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर नीचे कूदा और उसने उस भीड़ पर सीधा हमला किया जो उस बच्चे को घेरे हुए थी। तो जब वो उन्हें गुस्सा आ रहा था बंदरों को देखे कि भाई छोटे बच्चे को बांध दिया है, तो एक मोटा बंदर पूरी भीड़ पर ही कूद जाता है और हमला कर देता है जो उस बच्चे के चारों ओर बैठी हुई थी। यह बहुत बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। तो ये बंदर के लिए मतलब बहुत कह रहे कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई क्योंकि सभी कैदियों के हाथों में, वार्डनों के हाथों में बड़े बड़े डंडे थे। अंत में इस अदम्य साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भागे और बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। लेकिन किसकी विजय होती है, जो साहस दिखाता है। ऐसे ही हुआ, बंदर से डरकर सब लोग भागने लगे, सबने अपने डंडे वहीं फेंक दिए और वह बंदर अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया। हमारी प्राय ऐसे जानवरों से भी भेंट हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत नहीं कर सकते थे। हमारी कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा, हालांकि वे मेरे बिस्तरों पर मिलते थे या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। तो लेखक कह रहे हैं कि कई बार ऐसे जानवरों से भी हमारी मुलाकात होती थी जेल में जिनका हम स्वागत नहीं कर सकते थे। मतलब उनको हम कुछ क्या कहें, कुछ भी नहीं कर सकते थे उनके लिए, जैसे बिच्छू घूमा करते थे। हैरानी की बात है कि लेखक को उन्होंने कभी नहीं काटा था। वो बिस्तरों पर घूमते थे, लेखक की किताबों में मिलते थे। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को थोड़े समय के लिए बोतल में
बंद करके रख दिया और उसे मक्खियां खिलाता रहा। एक दिन लेखक क्या करते हैं, एक बिच्छू को पकड़ते हैं, जहरीले बिच्छू को बोतल में बंद कर देते हैं और उसके अंदर उसे के खाने के लिए मक्खियां डालते रहते हैं। उसके बाद मैंने उसे एक डोरी में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी, अतएव मैंने अपनी कोठरी को अच्छी तरह साफ किया और उसकी हर जगह तलाश की, किंतु वह गायब हो गया था। तो फिर क्या करते हैं, डोरी से बांधकर उसको दीवार पर लटका देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वह भाग जाता है डोरी से निकलकर। और लेकर कह रहे मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं उससे दोबारा मिलूं, और फिर इसलिए वो अपनी कोठरी को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। मेरी कोठरी और उसके समीप 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। उनकी कोठरी के पास 3-4 सांप भी मिले थे, एक की तो कह रहे हैं वो अखबार तक में खबर आ गई थी। इस प्रकार की नई घटनाओं का मैं स्वागत भी किया करता था, क्योंकि जेल जीवन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन को भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूं जैसे अन्य लोग डरते हैं। तो लेखक कह रहे कि नई नई घटनाएं होती रहती थी उनकी जेल में और उसका वो स्वागत करते थे, मतलब अच्छा लगता था उनको, क्योंकि जीवन तो जेल का एक सा होता है, यानी कि बोर वाला होता है, निराश कर देने वाला होता है। तो नई नई घटनाएं होती रहे तो उसमें आनंद ही आता है। लेखक कह रहे कि वो सांपों का स्वागत तो नहीं करते, लेकिन डरते भी नहीं थे। काफी लोग उनसे सांपों से डरा करते हैं। यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूं और यदि सांप को देखता हूं तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूं, लेकिन मेरे हृदय में घबराहट या डर पैदा नहीं होता। तो वो कह रहे सांप को देखते हैं, उसकी से बचने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन डर नहीं आता उनके हृदय में सांप को देखकर। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। तो लेकर कह रहे कि जितना ज्यादा वो अपने इन मित्रों से, कीड़े मकोड़ों से जेल में मिले, बाहर नहीं मिल पाए। पाठ लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो शिक्षा क्या है, कीड़े मकोड़ों से सावधान रहने की सलाह देना, कि हमें कीड़े मकोड़ों से सावधान रहना चाहिए। और उद्देश्य क्या है, हिंसक जीवों से दूर रहना चाहिए, कि हमें जो खतरनाक जीव हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। उत्सुकता, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हस्तक्षेप, बाधा, रुकावट, अस्थायी, थोड़े समय के लिए प्रयोग किए जाने वाला, कदाचित, शायद, आक्रमण, हमला, स्वच्छंदता पूर्वक मनचाही रीति से विचरण करना, घूमना फिरना, धैर्यहीन, बेचैनी से भरी हुई। तो यह है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा दे रहे हैं। करते हैं। नेहरू जी देहरादून जेल में कितने महीने रहे? 4 महीने, 3 वर्ष, 14.5 महीने, 5 महीने। तो वो रहे थे पूरे 14.5 महीने। चमगादड़ों से नेहरू जी को भय था कि कहीं वे कोठरी में घर न बना ले, गंदगी ना फैलाएं, सिर के ऊपर ना बैठ जाए, काट ना ले तो काट ना ले। गिलहरियों से नेहरू जी की मुलाकात किस जेल में हुई? बरेली, लखनऊ, नैनी, देहरादून। तो ये लखनऊ जेल में हुई थी। किस जेल में नेहरू जी की बैरक की दीवारों पर तोते रहा करते थे? तो यहाँ पर आ जाएगा नैनी, नैनी जेल में। जेल में वार्डनों और कैदियों ने क्या पकड़ लिया था? गिलहरी का बच्चा, बंदर का बच्चा, तोते का बच्चा, चूहे का बच्चा। तो बंदर का बच्चा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। नैनी जेल में हजारों क्या थे? तोते थे। तब कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 ठीक है 14.5 महीने रहा। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता से देखते थे। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। नेहरू जी मैना के जोड़े से प्रेम करते थे। बिल्कुल सही। नैनी जेल में पेड़ों पर हजारों तोते रहते थे। तो पेड़ों पर नहीं, बैरक में कहा था इन्होंने।
तो लेकिन सही है, हजारों थे। देहरादून की जेल की कोठरी में नेहरू जी कबूतरों को दाना खिलाया करते थे, गलत। नेहरू जी के एक साथी ने गिलहरी के बच्चों को पाल लिया था, बिल्कुल सही। अपनी कोठरी में किसी सांप को देखते ही नेहरू जी उसे पकड़ लिया करते थे, गलत। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से विभिन्न जेलों में मिले नेहरू जी के मित्रों के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।